गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज का हमारा चैप्टर है पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम लोग आइए जान लेते हैं कि पोषण या न्यूट्रिशन क्या है। बच्चों, भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकता है, अर्थात बेसिक नीड है। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा अर्थात एनर्जी एवं कई कच्चे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के काम आते हैं, और यही प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भोजन में हम क्या खाते हैं। भोजन में जनरली हम लोग दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, फल, मांस, अंडे इत्यादि खाते हैं। इन भोज्य पदार्थों से हमको कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन अर्थात पोषण के चरण क्या है। तो सबसे पहला जो पोषण का चरण आता है वो होता है इंजेशन अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण। बच्चों, हम कोई भी भोजन खाते हैं तो ज़रूरी होता है उसे सबसे पहले अपने मुख के अंदर प्रवेश कराना। इसे ही हम इंजेशन या भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन मुख में प्रवेश कर जाता है, तब उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है डाइजेशन या पाचन का। बच्चों, जो भी हम भोजन खाते हैं, अगर आप उसे पानी में घोलिए, चाहे पका हुआ या बिना पका हुआ, वो पानी में घुलता नहीं है। तो यह जो भोजन होता है वो जटिल होता है, और पाचन क्रिया के पश्चात हमारा यह भोजन जो है सरल और घुलनशील मात्रा में बदल जाता है। इसके बाद आता है तीसरा चरण एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। इस चरण के अंतर्गत जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है, डाइजेस्ट किया भोजन होता है, वो सरल होता है और वो अपनी छोटी से छोटी इकाई में टूटा हुआ होता है, और यह भोजन जो है छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में मौजूद विलाई के द्वारा अपने अंदर सोख लिया जाता है, और यह भोजन पोषक तत्व के रूप में शरीर में मौजूद रक्त में मिल जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद भोजन जो है रक्त के साथ पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, और उसका संपर्क विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है। अब आके आता है चौथा चरण, जिसे एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। अवशोषित भोजन रक्त में मौजूद होता है, और रक्त से यह भोजन शरीर में मौजूद कोशिकाओं में प्रवेश करना ही स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। इसके बाद आता है पोषण का अंतिम चरण या इजेशन या बहिक्षेपण। भोजन पच चुका होता है, अवशोषित हो चुका होता है और स्वांगीकृत हो चुका होता है, और इसके बाद जो भोजन किसी कार्य का नहीं रहता या वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वह शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही बहिक्षेपण या इंजेशन कहलाती है। आइए भोजन से जो प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थ होते हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। बच्चों, हम भोजन में जो कुछ भी खाते हैं उनसे दो प्रकार के पदार्थ हमको मिलते हैं। एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों की विशेषता होती है कि उनमें कार्बन तत्व अवश्य पाया जाता है, अकार्बनिक पदार्थों में कार्बन तत्व नहीं पाया जाता है। तो भोजन से जो सबसे पहले पोषक तत्व मिलता है उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक हैं, और ये प्रायः शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। और दूसरा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या कार्बनिक यौगिक है वो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने यौगिक हैं, और यह हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं। साथ ही शरीर में टूट फूट जो होती है उसकी मरम्मत का कार्य प्रोटीन करते हैं। तीसरा जो पोषक पदार्थ प्राप्त होता है भोजन से वो होता है फैट्स। यह जो है उच्च अणुभार वाले लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। चौथे हैं विटामिन, ये रेगुलेटरी होते हैं, और
ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने यौगिक होते हैं और यह हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मिनरल साल्ट्स आते हैं। ये हमको कुछ ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए और कुछ ऐसे होते हैं जो अधिक मात्रा में चाहिए, लेकिन इनकी आवश्यकता ज़रूर होती है। और एक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वाटर, जो आप लगातार पीते ही हैं। आप जानते हैं पानी की आवश्यकता, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और ये विभिन्न प्रकार की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर, अर्थात अपचयी और उपचयी दोनों क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ये थे भोजन से प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थ। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कंपाउंड होते हैं और ये पदार्थ कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं, यानी हमारे शरीर को दिन भर के क्रियाकलापों के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो अधिकतम भाग वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करता है। एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसको दिन भर में करीब 500 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है और कार्बोहाइड्रेट हमको अनाजों से, आलू से, फलों से, दूध से और चीनी इत्यादि से मिलता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जब कार्बोहाइड्रेट पचता है यानी डाइजेस्ट होता है तो अपनी सरलतम इकाई ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज का ही ऑक्सीकरण होता है, तब जाके शरीर को एनर्जी मिलती है। आइए चलते हैं प्रोटीन पर। बच्चों, प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने कंपाउंड या यौगिक होते हैं। इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। इट मीन्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और यह आवश्यक होते हैं ग्रोथ के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, और शरीर में कोई टूट फूट होती है तो उसके लिए, रिपेयर के लिए। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 70 से 100 ग्राम पर डे प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है और ये हमको दालों के माध्यम से, अनाजों के माध्यम से, मीट के माध्यम से और मछलियों के माध्यम से, अंडे के माध्यम से और सोयाबीन के माध्यम से हमारे शरीर को प्रोटीन की कमी पूर्ति की जाती है। और जो प्रोटीन का एक अणु होता है वो करीब 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की सरलतम इकाई होती है, यानी जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो वो अमीनो एसिड्स में टूटता है। आइए लिपिड्स की चर्चा करते हैं। लिपिड्स को ही हम फैट्स भी कहते हैं। लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं, लेकिन इनका अणुभार उच्च होता है और ये लिपिड्स या फैट्स जो है ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में घुलनशील होते हैं, लेकिन जल में अघुलनशील होते हैं, है ना। फैट्स या लिपिड्स जब टूटते हैं डाइजेशन के पश्चात तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य को 50 ग्राम एक दिन में लिपिड्स की आवश्यकता होती है। यह हमको लिपिड्स या फैट्स चिकने पदार्थों जैसे वनस्पति घी, ऑयल, मक्खन, बटर या मटन आदि से मिलता है। आइए मिनरल साल्ट्स के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, मिनरल साल्ट्स को हम यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं। एक वे तत्व जिनकी शरीर को आवश्यकता अधिक होती है उनको दीर्घ पोषक तत्व या मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, और एक वे जिनकी शरीर को कम आवश्यकता होती है उसे माइक्रो एलिमेंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं उनको शरीर को 100 मिलीग्राम पर डे प्रति व्यक्ति चाहिए होता है, जबकि माइक्रो एलिमेंट्स व्यक्ति को एक दिन में 100 मिलीग्राम से कम चाहिए होता है। तो आइए देख लेते हैं कि मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं। मैक्रो एलिमेंट में सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca और मैग्नीशियम Mg और फास्फोरस P और क्लोरीन Cl की आवश्यकता होती है। ये मैक्रो एलिमेंट्स हैं। उसी प्रकार से माइक्रो एलिमेंट्स में गंधक S, लोहा Fe, Zn, जिंक F, फ्लोरीन I, आयोडीन, Mn, मैग्नीज
कॉपर Cu, कोबाल्ट Co, क्रोमियम Cr, सेलेनियम Fe और मॉलिब्डेनम Mo है। इन सब की शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। आइए विटामिन्स के बारे में जानते हैं। बच्चों याद रखिएगा, विटामिन्स हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं और विटामिन को हम दो भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले जल में घुलनशील विटामिन, जिन्हें हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं। जल में दो विटामिन घुले होते हैं, एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक विटामिन सी। ये जल में घुलनशील होते हैं। दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ई, डी, ई और के। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। बच्चों विटामिन्स जो है ग्रोथ फैक्टर्स की तरह हमारे शरीर में कार्य करते हैं, अर्थात ये हमारे शरीर के वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा, विटामिन की खोज 1881 में ल्यूनिन ने की थी। कुछ किताबों में फंक भी दे दिया जाता है, लेकिन फंक वैज्ञानिक 1912 ने विटामिन शब्द का प्रथम बार यूज किया था। आइए एक और फैक्ट जान लेते हैं। विटामिन नियासिन और विटामिन डी दो ऐसे विटामिन हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसिस होते हैं या स्वयं बनते हैं। बाकी सभी विटामिन हमको भोजन से प्राप्त करने होते हैं। बच्चों आइए यहाँ पर हम एक लिस्ट देख लेते हैं विटामिन्स की। बहुत इम्पॉर्टेंट लिस्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से शरीर में बेरी रोग हो जाता है। दूसरा विटामिन B2, इसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, इसकी कमी से कीलोसिस रोग हो जाता है। और विटामिन B2 की ही कमी से ग्लोसाइटस रोग भी हो जाता है। तीसरा आता है विटामिन B3, इसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B5, इसे निकोटिनिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से भी पेलाग्रा रोग हो जाता है। आइए विटामिन B6 देखते हैं। विटामिन B6 को हम पायराइडॉक्सिन विटामिन कहते हैं, इसकी कमी से अनीमिया रोग या इसे खून की कमी वाला रोग कहते हैं होता है। अगला विटामिन है विटामिन B7, इसे विटामिन H या बायोडीन कहते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B9, इसे फोलिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से मैक्रोसिटिक अनीमिया होता है। अगला विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनाकोबैलेमिन भी कहते हैं। अगला विटामिन विटामिन C, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। प्रायः जो खट्टे फलों और रसीले फलों में ये पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला विटामिन, यहाँ तक के जो विटामिन थे ये सभी जल में घुलनशील थे। अब देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन में पहला विटामिन है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग या जीरोफिथेल्मिया रोग होता है। अगला विटामिन है विटामिन डी, इसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में इसी रोग को हम ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। अगला विटामिन है विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल कहते हैं, इस विटामिन की कमी से शरीर में स्टेरिलिटी या बांझपन आ जाता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के, इसे रासायनिक नाम नेप्थाक्यूनोन के नाम से जानते हैं। यह हेल्पफुल होता है, रक्त का जमने में सहायता करता है। आइए कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए को ही बीटा कैरोटीन या एंटी जीरोफिथेल्मिक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हम पुअर मेंस विटामिन भी कहते हैं, गरीबों का विटामिन कहते हैं। इसे ही सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि धूप में बैठने से विटामिन डी का हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। अगला विटामिन है विटामिन ए, इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। साथ ही विटामिन ई को बाझपन रोधी
विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, अब लास्ट तथ्य देख लेते हैं। सभी विटामिन भोजन में मिलते हैं, यानी अधिकतर विटामिन भोजन से ही हमको मिलते हैं, लेकिन केवल विटामिन B5 जिसे नियासिन कहते हैं और विटामिन डी यानी B5 नियासिन और विटामिन डी, दो ऐसे विटामिन हैं जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, ये हमको भोजन से नहीं मिलते। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पहला भाग। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय।